जांच दंगों की उसी को सौंप दी, खुद ही जो बलवाई है, कुछ कीजिए। नमस्कार, सलाम। बेबाक भाषा के पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। 5 साल कम नहीं होते। शायद यही वजह थी कि एक सरकार के लिए 5 साल रखे गए। विकास योजनाएं भी पंचवर्षीय बनाई गईं। लेकिन 5 साल पहले हुए दिल्ली के दंगे, या कहें कि दिल्ली को जलाने की साजिश के जख्म अभी नहीं भरे हैं। इंसाफ नहीं मिला है। फिर नए चुनाव आ गए हैं, फिर बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। सांप्रदायिकता जगाने के लिए गाहे बगाहे दंगों का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन इंसाफ का वादा कोई नहीं कर रहा है। दंगे या दंगों का डर दिखाकर नेताओं को आपका वोट तो चाहिए, लेकिन न्याय की मांग किसी को पसंद नहीं, किसी के एजेंडे में नहीं। हर कोई इसे भुनाना चाहता है। तो कहां खो गया इंसाफ? इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ? कई बेगुनाह आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और कई आरोपी आज भी बाहर हैं, आजाद घूम रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के टिकट लेकर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज इस खास कार्यक्रम में हम दिल्ली दंगों के इन 5 सालों का ही हिसाब किताब करेंगे। लेखा जोखा रखेंगे कि कहां पहुंची सुनवाइयां, कहां रास्ता भूल गया इंसाफ। आपको याद है कि 5 साल पहले 2020 में दिल्ली को जलाने की साजिश की गई थी। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से को हमले का शिकार बनाया गया था। 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच यह दंगा हुआ था, जिसमें करीब 53 लोगों की जान गई थी। 4 दिनों तक चले इस दंगे में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। कई घर और दुकानें जलकर खाक हो गई थी। आम बोलचाल में हम इसे दंगा कहते हैं, लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो ये एक हमला था। दिल्ली को जलाने की साजिश थी। सीए के विरोध में चले शाहीन बाग आंदोलन का बदला था। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि मरने वालों में 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। लेकिन अफसोस, इस हमले को, इस दंगे के लिए भी सरकार और मीडिया ने एक तरफा मुसलमानों को ही दोषी ठहराया। आज भी यही प्रचारित किया जाता है। गूगल पर विकिपीडिया देखिए तो आप माथा पीट लेंगे। विकिपीडिया कहता है कि ये दंगे मुख्यतः कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर हमला करने से हुए। इसलिए कुछ भी सर्च करते समय विकिपीडिया पर आंख मूंदकर यकीन मत कीजिएगा। जरूरी नहीं कि जो विकिपीडिया पर है वो तथ्यपरक हो। इसे कोई भी संपादित करता रहता है। विकिपीडिया और तमाम रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच का कहना है कि दिल्ली दंगों के पीछे एक गहरी साजिश थी, जिसकी नींव 2019 में सीएए और एनआरसी के प्रदर्शनों के दौरान पड़ी। इस साजिश का जिक्र एफआईआर नंबर 59/2020 में किया गया है। दिल्ली पुलिस जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड मानती है। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने दलील दी कि यह दंगा उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के वक्त हिंसा पैदा करने की साजिश का हिस्सा था। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई। हालांकि बाद में विकिपीडिया में दूसरा पक्ष भी आता है। विकिपीडिया कहता है कि दंगों की शुरुआत उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में हुई, जहां भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ महिलाओं द्वारा बैठकर सीलमपुर जाफराबाद मौजपुर मार्ग पर जाम लगा था। फरवरी 2020 को सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस से सड़कों को खाली करने का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों की मदद से खुद ऐसा करने की धमकी दी। मिश्रा के अल्टीमेटम के बाद हिंसा भड़क उठी। शुरुआत में हिंदू और मुस्लिम हमले समान रूप से घातक थे, लेकिन 25 फरवरी 2020 के बाद मरने वाले लोगों में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई थी। हेलमेट पहने और लाठी पत्थर तलवार या पिस्तौल लेकर दंगाई हिंदू राष्ट्रवाद के भगवा झंडा लेकर मुस्लिम इलाकों में घुस गए, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। तो ये रिपोर्ट, ये विकिपीडिया, इनकी कुछ एक तरफा नजरिए अतिरंजना को अगर अलग हटा दें तो इस ब्यौरे से आप दंगों की पृष्ठभूमि और कुछ कहानी तो समझ ही गए होंगे। शाहीन बाग, जाफराबाद और अन्य जगह पर हुए सीए और एनआरसी विरोधी आंदोलन इसकी मुख्य वजह बने थे। लेकिन इन शांतिपूर्ण आंदोलनों से कौन परेशान था, किसके लिए चुनौती थे, इस बात का जिक्र कोई रिपोर्ट नहीं करती।
लेकिन ये बात साफ है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन आंदोलनों से परेशान थी। वही सीएए कानून लाई थी और एनआरसी की वकालत करती रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इसकी क्रोनोलॉजी समझा चुके हैं। इसके अलावा फरवरी में ही हुए चुनाव में भाजपा ने तमाम कोशिशों के बाद भी मुंह की खाई थी। तमाम जानकार कहते हैं कि इस हार से भी भाजपा बौखला गई थी। तो दंगों की भूमिका तो पहले ही बन चुकी थी, लेकिन इसकी बलि चढ़े कई निर्दोष लोग। उमर खालिद को दंगों की साजिश का मुख्य किरदार तो पुलिस ने बताया, लेकिन असल में दंगा कैसे और क्यों भड़का उसका मुख्य आरोपी कपिल मिश्रा पुलिस की आरोपियों की लिस्ट में भी नहीं है, जो एक दिन भी जेल नहीं गया। जबकि उमर खालिद करीब 4.5 साल से बिना ट्रायल और बिना जमानत के आज भी जेल में हैं। दिल्ली दंगों की हकीकत पर 2022 में 4 पूर्व जजों और देश के एक पूर्व गृह सचिव ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी जारी की थी। हाँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणियां की गई थीं। इसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बीजेपी नेताओं जैसे कपिल मिश्रा के दिए हुए भाषण के लिए कहा गया था कि उन्होंने भी लोगों को उकसाया था, जिससे हिंसा भड़की थी। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक याचिका डालकर कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये याचिका अभी भी कोर्ट में लंबित है। वहीं जुलाई 2020 में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और बाकी बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि उनके भाषण से दंगा भड़का हो। तो जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और अब यही कपिल मिश्रा दिल्ली चुनाव में भाजपा के टिकट पर करावल नगर से प्रत्याशी बना दिए गए हैं, लेकिन मीडिया में दंगों में उनकी भूमिका पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि करावल नगर सीट से कपिल मिश्रा के खिलाफ असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इशरत जहां को उतार सकती है। एंकर चीख चीख कर यह भी हेडलाइन बता रहे हैं कि ओवैसी ने दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय शाहरुख पठान और IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जेल में बंद पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को चुनाव मैदान में उतार दिया है। आपको मालूम है कि ताहिर हुसैन जो पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उनके बारे में आम आदमी पार्टी एक लाइन नहीं बोलना चाहती और अब वे AIMIM में चले गए हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। 14 जनवरी को कोर्ट ने इस मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन समाज के लिए खतरा हैं। देखिए किस तरह की नीतियां हैं। पुलिस ने कहा कि चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा वह चाहें तो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी इस दलील के समर्थन में अमृतपाल सिंह का उदाहरण दिया, लेकिन वह इंजीनियर रशीद का उदाहरण देना भूल गई। बता दें कि 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी कहा था कि अगर आपको केवल नामांकन भरना है तो आप जेल से भी भर सकते हैं। इस पर ताहिर हुसैन के वकील ने कहा था कि सांसद इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जबकि उनके खिलाफ भी टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है। खैर, चुनावी दंगल और तिकड़मों से बाहर बड़ी संख्या में दंगा पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने दंगों से जुड़ी कुल 758 FIR दर्ज की हैं। 2024 में छपी रिपोर्टों के मुताबिक इनमें तब तक कुल 2619 यानी 2619 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से 2094 लोग जमानत पर बाहर हैं। अदालत ने अब तक सिर्फ 47 लोगों को दोषी पाया है और 183 लोगों को बरी कर दिया है। वहीं 75 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उनका मामला रद्द कर दिया है। लेकिन जैसे फैक्ट फाइंडिंग टीम का कहना है कि दिल्ली दंगों में एक और आरोपी है और वह है दिल्ली पुलिस। इन दंगों को होने देने और रोकने में देरी के लिए दिल्ली पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठे हैं। साथ ही उस पर बर्बरता के भी आरोप हैं। आपको याद है दिल्ली का करदमपुरी इलाका? यहाँ का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस वाले 5 लड़कों को पीटते हुए नजर आ रहे थे और उनसे अधमरी हालत में जनगण मन और वंदे मातरम गाने को कह रहे थे। यह उन मामलों में से एक है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी, आरोप लगे थे।
बीबीसी ने 2024 में दंगे के 4 साल होने पर इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। वीडियो में नजर आए 5 लड़कों में एक फैजान भी थे। फैजान की 26 फरवरी 2020 को मौत हो गई थी। बीबीसी हिंदी के मुताबिक फैजान की मां किस्मतून ने बताया कि फैजान की कमाई से ही उनका घर चलता था। मां ने कहा कि 4 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसी सदमे में मेरी तबीयत खराब रहती है। एक दिन पुलिस वाले आए और कहने लगे बयान बदल दो, लेकिन पुलिस की ओर से कोर्ट में दिए गए दस्तावेजों के मुताबिक फैजान के साथ कोई बर्बरता, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था और वो अपनी मर्जी से थाने में रुके थे। इस केस में भी पुलिस की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। किस्मतून कहती हैं कि उनकी अब बस एक ही चाहत है कि उनके बेटे के गुनाहगारों को सजा होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में किस्मतून का केस वकील वृंदा ग्रोवर लड़ रही हैं। 2024 में उन्होंने बताया था कि केस में गिरफ्तारी तो दूर, अब तक पुलिस वालों की पहचान तक नहीं हुई है। एक और घटना में उत्तर पूर्वी दिल्ली के खुरैजी में सीए प्रदर्शन स्थल के पास पुलिस की वर्दी में कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे तोड़ते नजर आए थे। ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। क्या इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली दंगों से जुड़े कई मामलों में पीड़ित पक्ष के वकील महमूद प्राचा बताते हैं उन्हें कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ उन मामलों में भी एक्शन नहीं हुआ है जिनमें उनका नाम आया है। इस तरह से कार्रवाई जो किसी जनहित याचिका में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। बीबीसी ने दिल्ली पुलिस से इस मामले के बारे में जानकारी भी लेनी चाहिए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली पुलिस की जांच की रफ्तार सभी मामलों में धीमी रही है। दिल्ली दंगों में ड्यूटी के दौरान मारे गए हेड कांस्टेबल रतन लाल के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक कम से कम 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इनमें से 10 जमानत पर रिहा हो गए हैं। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 11 अभियुक्त फिलहाल गिरफ्तार हैं। अंकित शर्मा का शव चांदबाग के एक नाले में 26 फरवरी 2020 को मिला था। कुल मिलाकर राजनीति ने दंगे कराए और दंगों की जांच भी राजनीति की भेंट चढ़ गई है। सितंबर 2024 में दंगों के एक मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाते हुए 10 अभियुक्तों को सभी मामलों से बरी कर दिया था। ये सभी मुस्लिम समुदाय से थे। इन सभी अभियुक्तों पर आरोप लगाए गए थे कि दंगों के दौरान उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी थाने क्षेत्र में एक घर और दुकान पर हमला किया था। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भी कहा था कि अभियुक्तों के खिलाफ लगे आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए। इन 4-5 सालों में कई बार अदालत में सुनवाई के दौरान ऐसे मौके आए जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणियां की और उसकी जांच के स्तर को खराब बताया। अगस्त 2023 में दयालपुर पुलिस थाना की एफआईआर नंबर 71/20 केस में 3 लोगों की दंगा फैलाने के मामले में हुई गिरफ्तारी पर सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि इन घटनाओं की ठीक से और पूरी तरह से जांच नहीं की गई है। मामले में चार्जशीट पूर्वाग्रह और गलत तरीकों से दायर की गई है ताकि शुरुआत में ही हुई गलतियों को छिपाया जा सके। इन लोगों पर पत्थर फेंकने, गाड़ियों में आग लगाने, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप थे। वहीं सितंबर 2021 में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने एक टिप्पणी की थी कि आज़ादी के बाद हुए दिल्ली के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगे को इतिहास देखेगा तो इसमें जांच एजेंसियों की नाकामी पर लोकतंत्र समर्थकों का ध्यान जाएगा कि किस तरह से जांच एजेंसियां वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाईं। पुलिस की इस जांच और रवैये की वजह से कई नौजवान आज भी जेलों में बंद हैं। अभी नवंबर 2024 की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा को अपनी तरफ से जमानत देने से मना कर दिया। हालांकि उसने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में आप जाइए और वहां इसकी बेल याचिका डालिए। गुलफिशा के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि वे 4 साल से जेल में हैं। काफी समय से हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लंबित है। इससे पहले 25 अक्टूबर 2024 को ही सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के एक और आरोपी शर्जील इमाम के मामले में भी इसी तरह का आदेश दिया था। हालांकि मार्च 2022 में ही दंगों में आरोपी पार्षद इशरत जहां को जमानत मिल गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इशरत जहां को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की तरफ से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि पुलिस के पास इशरत के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है।
इससे पहले जून 2021 में दंगों के ही आरोपी यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। उस समय हाईकोर्ट ने कहा था कि भड़काऊ भाषण देना या चक्का जाम करना उस समय असामान्य बात नहीं है जब सरकार व संसद के कार्यों का व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा हो। अगर हम मान भी लें कि भड़काऊ भाषण, चक्का जाम, महिलाओं को प्रदर्शन के लिए उकसाना और अन्य कार्य जिनका आरोप है, अगर संविधान में दिए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की सीमा का उल्लंघन करते हैं, तब भी आतंकी कृत्य, उसकी साजिश या उसकी तैयारी के दायरे में नहीं कहे जाएंगे। लेकिन ऐसी सुविधा, ऐसी टिप्पणियां और जमानत उमर खालिद को नसीब नहीं हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच उमर खालिद को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड मानती है। उमर सितंबर 2020 से जेल में हैं। उनके ऊपर यूएपीए के तहत आतंकवाद, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई आरोप लगे हैं। इस केस में अब तक मुकदमा भी शुरू नहीं हो पाया है। उमर खालिद की जमानत याचिका 2 बार 2 अलग अलग अदालतों से खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जमानत याचिका मई 2023 से जनवरी 2024 तक लंबित रही, लेकिन एक बार भी उस पर बहस शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद हार कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की अर्जी वापस ले ली और कहा कि अब वे वापस ट्रायल कोर्ट जाएंगे। तो गुलफिशा हों या शर्जील इमाम या फिर उमर खालिद या उन जैसे तमाम युवा व अन्य लोग अभी तक जेल में बंद हैं। एक बार फिर चुनाव आ गए हैं, लेकिन दुआ कीजिए कि इस बार चुनाव की हार जीत किसी दंगे को अंजाम न दे और सभी बेगुनाहों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। शुक्रिया।